आप लोग अगर कंफर्टेबल हो, आप लोग वॉइस टॉपिक ब्रेक थ्रो हो कर रही है सकते हो, बहुत। जो फेवरेट टॉपिक आए हैं। क्योंकि आज जो हमें काम करना है वो मेनली टॉपिक को क्लियर करने का मुद्दा नहीं है। आज ये है कि आप राइटिंग स्किल को सीखेंगे कि कैसे हम ऐसे के कंटेंट को कैसे राइट करेंगे, लिखेंगे कैसे, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, 500 वर्ड्स के आसपास कैसे ड्राफ्ट करेंगे। तो आप लोग अपने तरफ से कोई भी एक मुद्दा जो आपको फेवरेट लगता हो, जो अभी तक डिस्कस ना हुआ हो, उसके ऊपर आपके अनुसार बात कर सकते हैं। बताइए किस पे सर टूरिज्म चर्चा इन किया जाए। इंडिया। टूरिज्म इन इंडिया, ये मैंने तो बता के रखा था ना आप लोगों को, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आज। हाँ जी सर, ठीक आपने है, तो बता। टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है, ओके सर फाइन। सर G20 टॉपिक पे बहुत मटेरियल है, लेकिन सर इतना है ना कि उसको 500 में करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कितना ले कितना छोड़े। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज फिलहाल जो चर्चा करेंगे हम लोग, वो चर्चा होगी G20 को लेकर बात कर ले, या फिर आज टूरिज्म को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे का टॉपिक थोड़ा सा, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं, ठीक आ रही है, चलिए वॉइस ब्रेक हो कंटिन्यू रहा यस करिए। सर। नहीं सर। है, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा ब्रेक हो रहा होगा। नहीं, वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है, कंटिन्यू करिए। ओके, जिनका इंटरनेट इशू है उनके साथ शायद हो रहा हो। तो मुझे जो करना है आज आप लोगों के साथ, वो डिस्कशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग आज जो मेरे साथ करेंगे, पेन पेपर लेकर बैठे हैं आप लोग, सब लोग आज? जी सर। हाँ सर। तो आज थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आज मेनली जो मैं काम करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आज हम करेंगे क्या। आज हम लोग, आपको पता है कि हम लोगों की स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग पूरे ऐसे को 6 डायमेंशन में ब्रेक करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी रही है। अभी आपको क्या करना है, एक एक डायमेंशन में 5 लाइन कंस्ट्रक्ट करना है, 5 लाइन्स ओनली। और 5 लाइन जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे, आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टॉपिक मैं आपको बताऊंगा और उसके ऊपर 3 मुद्दे मैं आपको दूंगा, और उन 3 मुद्दों को कनेक्ट करके 5 लाइन के भीतर समेटना है। ये आज का चैलेंज है। मतलब 5 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ज्यादा हुआ तो 5 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो 5 मिनट के अंदर आपको लिखना है। और मैं यहाँ टाइमर ऑन करूंगा, सब लोग अपना, मैंने बार बार बोला कि जिस दिन राइटिंग प्रैक्टिस होगी वीडियो ऑन करने के लिए, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, बच्चे जो अगर हैं, जो भी कंफर्टेबल है, तो ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट डे से इसको मैं कंपलसरी करूंगा बाकी लोगों के लिए। तो फिलहाल जो आज हम बात करेंगे टूरिज्म पे, टूरिज्म इन इंडिया के 6 डायमेंशंस पे मैं बात करूंगा। एक एक डायमेंशन के लिए आपको 5 मिनट का समय मैं देने वाला हूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो पहला डायमेंशन होगा, पर्यटन जो है या फिर टूरिज्म जो है, वो भारत में इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को लेकर हम चलेंगे। क्या आपको याद है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत क्या टूरिज्म का केंद्र रहा है? आपने बहुत सारे आक्रमण देखे हैं ना भारत पे? हाँ सर। जी सर। अच्छा, अच्छा, वो आक्रमण कैसे हुआ और कब हुआ, और उसके पीछे का जो उसकी जो क्लैरिटी है क्या है। मान लो मैं एक छोटा सा इवेंट, कोई भी छोटा सा इवेंट आपको अगर समझाना चाहूँ, या फिर स्पेसिफिक ना हो कि मैं ओवरऑल बात करूं। आपने अल बरूनी का नाम सुना है? जिन लोगों ने सुना है वो लिख जी। पाएंगे। सुना है? आपने मेगास्थनीज का नाम सुना है? फाहियान का नाम यस। सुना होगा, जी, चंद्रगुप्त मौर्य के सुना है टाइम ना? में। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए, कोई स्थान टूरिज्म को अट्रैक्ट कब करता है, और इंडिया ने टूरिज्म को अट्रैक्ट कैसे किया अपने हिस्ट्री में? तो आज इस ऐसे का पहला डायमेंशन ये है कि टूरिज्म कब डेवलप होता है, और भारत के इतिहास में जो टूरिज्म है वो क्या है। तो मैंने एक पॉइंट के अंदर 2 सबसेक्शन दिए, 5 लाइन लिखना है,
और अपना बेस्ट लिखने की कोशिश करिएगा। आज हम सिर्फ 3 डायमेंशन पे बात करेंगे और 5-5 मिनट करके आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। 8:25 हो रहा है अभी, 8:30 में जल्दी से लिखकर मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। और जितने बच्चे हैं सब प्रयास करेंगे, मैं एक एक से सुनूंगा। मुद्दा क्या है, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट ये है कि जब आप लिखेंगे 5 मिनट के अंदर एक डायमेंशन, इस तरह से अगर 6 डायमेंशन पे बात करें तो 30 मिनट्स के भीतर करीब करीब 30 से 40 लाइन क्रिएट होते हैं। तो करीब करीब पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा ऐसे का। फिर बाद में इंट्रो और कंक्लूजन पे मैं बात करूंगा नेक्स्ट डे। तो जल्दी से पहले इस डायमेंशन पे लिख के मुझे बताइए। 8:26 हो चुका है, 5 मिनट का समय, 8:31 में आपके रिस्पॉन्सेज मैं लूंगा, ठीक है? चलिए।
चलिए, आप लोगों का समय अभी यहाँ पर समाप्त होता है। रोक दीजिए, राइटिंग रोक दीजिए। ओके, अच्छा, सबसे पहली बात कि अभी जो हम लोगों ने काम किया कि 5 मिनट में आपको एक डायमेंशन पे बात करने के लिए कहा गया और 2 लिमिट दिए गए। एक तो टाइम लिमिट है 5 मिनट का, दूसरा आपको लाइंस 5 लाइन के अंदर ही कंसाइज करना था। 2 डायमेंशंस पे 2 सब डायमेंशंस का, एक तो कि कोई प्लेस टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव कब होता है, दूसरा कि भारत के इतिहास में इसके क्या एग्जांपल्स हैं। किसी ने लिखा है? यस सर। यस सर। बताइए, बोलिए एक एक करके। सर, सुप्रिया मैं से स्टार्ट करती करूंगा। हूँ। सुप्रिया बताइए, बोलिए जी। India is known for बोलिए। its cultural and geographical distribution. From Jammu Kashmir to Kanyakumari and from Arunachal Pradesh to Gujarat, it has big beautiful valleys. Sir, big नहीं रहेगा. It has beautiful valleys, mountain ranges, dense forest, and and waterfalls and so on. If we see the history of India, many great persons took birth here, such as Gautam Buddha, Mahavir, King Asoka, Akbar the Great, etc. They have built specific affection with their motherland. People still come from China, Myanmar to visit the pure birthplace of Lord Buddha in our country. सर इतना ही लिखा था मैंने। आप समझी नहीं बात मेरा। सुप्रिया, मैंने 2 डायमेंशंस क्या क्या दिए थे? हिस्ट्री से जोड़ना था और नहीं, इसके हिस्ट्री से जोड़ना था। ज्योग्राफिकल अपने हिस्ट्री कंडीशंस के को बारे में। करंट से जोड़ दिया ना। एक्चुअली स्टार्ट ठीक ठाक था, लेकिन जो मुद्दा था, मुद्दा से थोड़ा सा माइन्यूटली डिस्ट्रैक्टेड लगी आप मुझे। कोई और? नेक्स्ट सर मैं ज्योति मैम। बताइए आयुषी, उसके Okay. बाद ज्योति बताइएगा। हाँ, India is known for its glorifying beauty and cultural heritage. The rich land of India has always been a center of attraction for the people of other country. Inspired by its beauty, many other empires always saw a dream to conquer over country. According to Megasthenes, India is a quadrilateral with seas and mountains on both sides. गुड। देखो, ये टॉपिक के आसपास थी। अभी मेगास्थनीज ने जो ब्यूटी और ग्लोरी डिपिक्ट किया अपने लिटरेचर में, क्या उसका कुछ आउटपुट था, कुछ रिजल्ट हुआ क्या? सर इतना तो मैं इतना रिकॉल नहीं कर पा रही थी, recall दैट्स नहीं व्हाई लाइंस भी इतना एग्जैक्ट नहीं है। हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा इसका? हमारी हिस्ट्री कैसे चेंज हुई, अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो। हाँ, दैट्स व्हाई फिर इंडिया पे अटैक हुआ था। अटैक हुआ, और आज आप जो ग्रीक कल्चर नोट करते हो, सिर्फ अटैक ही नहीं, बहुत सारे वेरिएशंस फिर बाद में आए ना, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए। इंडो ग्रीक कल्चर क्रिएट हुआ ना। गांधार आर्ट पता है आप लोगों को? हाँ सर, मौर्यन कला में आया था। गांधार आर्ट के बारे में नॉलेज है? गांधार फ्यूजन आर्ट है ना, सर इंडिया और चंद्रगुप्त ग्रीक का मौर्य। फ्यूजन आर्ट है गांधार। बिल्कुल। जी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे निकलती चली जाएंगी। तो एक डायमेंशन पे आपने बात किया, 5 लाइन में 2 बातें ही इंक्लूड कर पाए आप। मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा और भी इसकी गहराई में जाया जाता। और किसने लिखा है? कंटेंट किसी का अच्छा हो बताइए, फिर मैं बात करूंगा। मैं अभी एक इसी डायमेंशन को लिखना सिखाऊंगा। बताइए इसके बाद किसी का है? निशा, ज्योति बोल रही थी ना? हेलो सर, मैंने हाँ, हिंदी में शिप्रा। लिखा था। ज्योति के बाद शिप्रा बोलिए। हाँ ज्योति, सर मैंने हिंदी में लिखा। मैं बिल्कुल बताइए। ओके। प्राचीन काल से ही भारत शब्द पूरे विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। कभी भारत शिक्षा ने शब्द तो या कभी भारत? इसकी। हाँ सर। भारत शब्द ठीक नहीं लग रहा, भारत आकर्षण का केंद्र अच्छा, बना। नेक्स्ट। ओके सर। कभी शिक्षा ने तो कभी इसकी समृद्ध संस्कृति ने तो कभी इसके धन वैभव ने पूरे विश्व में इसे आकर्षण का केंद्र बनाए रखा है। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इससे पहले 14वीं शताब्दी में कोलंबस भी भारत की खोज में ही निकला था, जो अमेरिका जा पहुंचा। यहाँ तक लिखा है सर, और फिर इसको जोड़ते हुए करंट के टॉपिक से जोड़ूंगी।
बहुत ही अच्छा लिखा। तो देखिए, अगर मैं अब शिप्रा से सुन लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। शिप्रा बताइए। सर मैंने थोड़ा सा लिखा है। बिल्कुल बताइए। India is a country of vast culture, religious sculptures, artifacts, monuments, etc., which attracts a large number of tourists. If we look in the history of India, many foreigners visited India like Al-Biruni for exploring the Hindu faith practiced in India, and another Great. Chinese traveler, Fahian, who visited India in search of authentic copies of Buddhist sculptures. वेरी गुड, बहुत अच्छा और लिखा है। और मैंने वो जैसे लिखना चाह रही थी कि तब तक हम्म। टाइम अप हो गया हम्म। कि जैसे अच्छा, बहुत एक मिनट, सारे मेरी एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान से समझिएगा। इस डायमेंशन का डिमांड क्या था? अभी जो हम जिस डायमेंशन पे बात कर रहे थे, इसका डिमांड क्या था? हमारा डिमांड क्या था इस टॉपिक को लेकर? कि इंडिया में एंशियंट टाइम में जो टूरिज्म हुआ, उसके क्या रीजंस हैं, एग्जांपल्स के साथ। दूसरा, इसको जनरलाइज करना था कि एक्चुअली किसी प्लेस में टूरिज्म होता क्यों है। तो अगर मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पर ऐड ऑन करूं आपके साथ, तो शायद ये चीजें और क्लैरिटी के साथ आएंगी। पहला चीज तो आपको ये लिखना चाहिए था कि इंडिया जैसे वास्ट, जैसे सभी लोगों ने एक बात नोट कराया कि एक वास्ट ज्योग्राफिकल कल्चर है, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है इंडिया का, और इंडिया अपने आप में कई कल्चर्स को एक साथ लेके चल रहा है या नहीं? ये बात सबने कॉमनली लिखा है। 90% जो भी मैंने अभी सुना 4-5 लोगों का, उनमें लगभग सबने ये बात कहा कि इंडिया का एक वास्ट एरिया है, वास्ट रीजन है, और हम इस चीज को लेके चल रहे हैं, हाँ या ना? Yes. इतनी बड़े, अभी इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है अगर देखें तो, और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में सिर्फ चाइना की बात कर ले, यूएसए की बात कर ले, जो भी है, इंडिया एकमात्र ऐसी डेमोक्रेसी है जो मल्टीकल्चरल मतलब एक साथ कई कल्चर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, हाँ या नहीं? इसके साथ भारत की जो ज्योग्राफी है, हमारा जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, एक तरफ अगर आप नॉर्थ की बात करें तो सुंदर पहाड़ है, हिमालय रेंजेस हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है। असम की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत रिच वेजिटेशन देखने को मिलेगा। गुजरात जाएंगे तो रन ऑफ कच्छ देखने को मिलता है। हैदराबाद जाएंगे तो हमें एंशिएंट मुगल कल्चर दिख जाएगा। महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठाओं का रिच कल्चर दिखेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार जाएंगे तो मगध कल्चर दिखता है, मगध साम्राज्य के अवशेष दिख जाते हैं। तो एक ऐसा देश जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सिर्फ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ही नहीं, एक ऐसा देश जिसमें कई कल्चर, लिंग्विस्टिक कल्चर्स, साथ ही साथ कई और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर एक साथ सरवाइव कर रहा है। आपने देखा है अभी भी जो बंगला कल्चर है वो अपने ग्रोथ पर है, गुजराती कल्चर है वो अपने ग्रोथ पर है, राजस्थानी कल्चर है वो अपने ग्रोथ पर है। आपको नहीं लगता है कि अगर आप इस देश में नहीं रह रहे होते और एक ऐसे देश का नाम आपको सुनने को मिलता जहां पर इतनी सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और सब एक ही एपिसेंटर में एक जगह सब लोग हैं, तो क्या आपको यहाँ भ्रमण करने का मन नहीं करता? प्रश्न ये है मेरा। हाँ सर, सब लोग आना चाहेगा। सब लोग यहाँ आना चाहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस डायमेंशन को क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा सकता था? Yes, sir. लिखा जा जी। सकता था। और इसको और मजबूत करने के लिए आप कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो कि हैं उनको उठा के ला सकते थे। क्या यही वो कारण नहीं थे कि मेगास्थनीज भारत आया? अभी एक मुझे अच्छा लगा मुद्दा कि हमारे देश ने कई ऋषि मुनियों को जन्म दिया, या फिर कहे कि हमारे समाज ने कई ऋषि मुनियों को जन्म दिया। आप मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्तित्व जन्म से होता है या समाज, जिस समाज में वो जीता है, जिस समाज में वो रहता है, वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेरणा से वो उस व्यक्तित्व तक पहुंचता है। जन्म से तो कोई वो व्यक्तित्व लेकर नहीं सर, आता है। समाज से ही बिल्कुल। प्रेरणा लेकर तो के आज बनता है। जो जिस बुद्ध को दुनिया जानती है, जिस बौद्ध धर्म से दुनिया परिचित है, जिस जैन धर्म से दुनिया प्रभावित है,
जिस बौद्ध कल्चर को लगभग चाइना वाले, श्रीलंका में सब लोग एडमायर करते हैं, उनकी जन्मभूमि जिस जगह पर है और जिस उनका जो पूरा ज्ञान है, जहां से फ्लरिश हुआ, जहां से उसको कोर मिला, बुद्धिज्म को जो कोर मिला, वो कोर को जानने की इच्छा किसको नहीं होगी? होगी ना। आपके पास नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी रही है, आपके पास तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही है, जहां पर जो एक जमाने में ज्ञान का एपिसेंटर हुआ करता था, नॉलेज का एपिसेंटर हुआ करता था, तो क्या वहां जाने की इच्छा आपकी नहीं होगी? होगी ना। यस तो सर। पहला डायमेंशन तो ये है। अभी इसी डायमेंशन का एक और एक्सटेंशन दे सकते थे क्या? जहां मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, वहां का फूड कल्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल सर। यस सर। तो अगर हम क्यूजीन्स पे बात करें, इंडिया में कितने तरह के क्यूजीन्स अभी कंटेम्पररी वे में चल रहे हैं? अगर सिर्फ इंडियन क्यूजीन्स की बात करें जो कि भारतीय पेरिफेरी में एग्जिस्ट करते हैं। सर आप बहुत सुबह सारे के हैं, वैसे तो नाश्ते में शेफ के बंगाली टाइप। क्यूजीन एंजॉय कर सकते हो, पता है ना। दोपहर में आप देखोगे कि बहुत सारे मुगलाई क्यूजीन्स हैं, और शाम को वही आदमी स्नैक्स के तौर पर साउथ इंडियन फूड एंजॉय कर रहा है ना। मराठा का खाना अलग है, पंजाब का फूड अलग है। आप दिल्ली की तरफ आ जाओ, बिहार आइए तो आपको दूसरा क्यूजीन मिलेगा। अब बिहार आए तो आपको लिट्टी चोखा देखने को मिलता है। वहीं आप आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, साउथ इंडिया में चले जाएंगे, आपको इडली डोसा मिलेगा, सांबर मिलेगा, है ना। पंजाब की तरफ जाइए तो आपको सरसों का साग मिल रहा है। तो ये वैरायटी है। ये वैरायटी अगर हम इस बात को समझते हैं या इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरा विश्व भारत के खाने, भारत के क्यूजीन को लेकर, जो रिच क्यूजीन हम प्रेजेंट करते हैं, उसको लेके लोग अट्रैक्टेड है? नहीं लगता आपको? तो ये बेसिकली आप क्या लिखना चाह रहे थे? आप ये लिखना चाह रहे थे कि कोई एरिया टूरिज्म के बेसिस पे क्यों ग्रो करता है, भारत ने इतना ग्रोथ क्यों किया टूरिज्म के हिसाब से, और क्या क्या चीजें योगदान देती हैं। तो अभी जो 2-3 बातें थे वो 3-4 चीजों में बट गई, और इसके ऊपर क्या 5 लाइन लिखना टफ है? बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। दूसरे डायमेंशन पे हम आएंगे कि अगर टूरिज्म है भी, इसमें बहुत सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात करें, अगर इंडियन कल्चर को देखेंगे, पॉलिटिकल ग्रोथ को देखेंगे, तो एक फेज आता है जब भारत का अपना कल्चर था, जिसमें आप मराठा कल्चर और भी बाकी सारे कल्चर्स को देखते हो। इसके बाद आप टेक्निकली देखोगे तो मुगल्स का जो समय आता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो कई लेयर्स हैं, कल्चरल लेयर्स है हमारे पास। एक तो जो कि खुद भारत का कल्चर है, जहां मराठा कल्चर है, मगध का कल्चर है, या फिर इस तरह के डिफरेंट कल्चर्स हैं। उसके बाद बाहरी आक्रमण के बाद जो एम्परर्स या एम्पायर यहाँ पे बिल्ट हुए, उनका कल्चर है, जैसे मुगल कल्चर है। आप गुलाम वंश का देखोगे, लोधी वंश देखोगे, अगर आपको टेक्निकली मालूम है आप मुगल कल्चर एक साथ बोल सकते हो। फिर आप देखोगे कि कॉलोनियल पीरियड में फ्रेंच कॉलोनीज हैं, ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, है ना। आप में से कई लोग पुडुचेरी गए? पुंडीचेरी जिसको बोलते हैं आप लोग, किसने विजिट किया है? किसी ने नहीं? अगर नहीं किया है तो आप कभी जाइए, आपको पूरा का पूरा फ्रेंच कॉलोनी वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जिस तरह से लोग आते गए, उस तरह से लेयरिंग होता गया, और मॉन्यूमेंट्स के बेसिस पे अगर देखो तो उसी तरह की वैरायटी हमें दिखती है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है टूरिज्म का भारत में। तो सर अगर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट शायद हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को के, हमारे, हाँ ये वो बिल्कुल, हमारे इंडिया में है। इसके डेटा को बाद में प्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो अभी तो हमने बस इतना बताया कि हम जिस टूरिज्म की बात कर रहे हैं आज, भारत उसमें क्यों अपनी स्थिति अच्छी देखता है हमेशा, और हिस्टोरिकली इंडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा है टूरिज्म के लिए। तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं हम क्या बात कर रहे हैं?
Yes, sir. Yes, sir. तो अभी दूसरे डायमेंशन पे हम बात करेंगे और आप लोगों को फिर 5 मिनट दिया जाएगा। तो जिस तरह से आप लोगों को लिखना मैं सिखा रहा हूं, इस बार मैं कुछ बातें आपसे कहूंगा जो आप नोट कर भी सकते हैं या फिर उसके ऊपर लिख भी सकते हैं, कीवर्ड्स नोट करिए। अभी एक नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है इंडिया में, आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, इसको बाद में लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखिए। आज हम लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि आखिर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो इसके पीछे कुछ गोल्स होते हैं, सरकार की कुछ गोल्स है, आपके कुछ इंडिविजुअल गोल है, या फिर कहे कि टूरिज्म का इम्पैक्ट क्या है हमारे देश पर। तो उसमें से एक इम्पैक्ट है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। इसको हेडिंग पे डाल के नहीं लिखना है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अभी जो मैं लिखा रहा हूं बाद में इसको कैसे कंसाइज करेंगे, एक साथ कंपाइल करेंगे ताकि ये पूरा निबंध दिखे। अभी हम नोटिंग कर रहे हैं, इसको निबंध के शैली में ढालना दूसरे स्टेप में होगा। अच्छा, मैं कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं, आप लोग हाँ या ना में सिर्फ जवाब दीजिएगा। अच्छा, अगर टूरिज्म बढ़ेगा इससे इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलने वाला है? सर, फॉरेन कंट्रीज अपनी पॉलिसीज को इंडिया में लाएगी और इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन में सेल कर सकता है। इस तरह से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा अच्छे हमारा? से होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्या हमारा? अगर भारत की टूरिज्म को आप बढ़ावा देंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्या? Yes, sir. बढ़ेगा। अच्छा, यस सर, फॉरेन करेंसीज आएंगी। दूसरा, अच्छा, होटल बिजनेस पे कोई असर? रेसिडेंशियल एरियाज के कॉस्टिंग में कोई डिफरेंस? यस सर, सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने उड़ीसा गए आप लोग कभी, कोई इसमें से? पूरी गए हैं कभी? जी सर। गए हैं ना। अच्छा, पूरी की जो इकोनॉमी है उसका आधार क्या है, बेस क्या है? जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल। और मेनली, और भी बहुत सारे हैं, बट मेनली जो इकोनॉमी है उसका मेजर शेयर कहीं ना कहीं जगन्नाथ मंदिर में होने वाले टूरिज्म से आता है, हाँ या ना? जी सर। कैसे कंट्रीब्यूट करता है सोच कर देखिए। वहां पर होटल बिजनेस काफी टॉप पर है, खाने पीने का जो बिजनेस है वो भी टॉप पर है। मतलब अगर किसी एरिया में टूरिज्म इंप्रूव होता है तो वहां की इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है ना? अच्छा, आप लोगों ने अगर पूरी भ्रमण किया है, मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, तो वहां से क्या लेकर आए थे आप, ये बताइए तो अपने साथ। या फिर कहीं पर भी आपने इस तरह का कोई प्लान किया है तो वहां का लोकल प्रोडक्ट आप अक्सर खरीदने की कोशिश करते हो? जी सर। यस सर। यस सर। ये हमारी चॉइस होती है ना कि वहां के लोकल प्रोडक्ट्स को लिया जाए, क्योंकि वो स्पेशलिटी होती है वहां यस की। सर, जैसे कोई राजस्थान घूमने गया तो जैसे अगर वहाँ हम के पूरी जाते हैं ड्रेसेस तो लेते अक्सर हैं, स्कर्ट्स वगैरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गुजरात जाओगे तो गुजरात से आप तरह तरह की खाने की चीजें खरीद के लाना चाहोगे, स्नैक्स, गुजरात में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदने की कोशिश करोगे। अगर आप साउथ में ट्रैवल कर रहे हो तो आप सिल्क की साड़ी खरीदना पसंद करोगे, है ना? तो हर एरिया का जो लोकल बिजनेस है वो ग्रो करता है अगर आप वहां के टूरिज्म को फ्लरिश करते हो तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका असर है। अच्छा, स्किल्ड लेबर का जो परसेंटेज है क्या वहां बढ़ता है या नहीं? अभी जैसे मैंने अभी साउथ इंडिया की बात की, वहां पर मैंने कहा कि सिल्क की साड़ियां वहां बिकती हैं, काफी बिकती हैं, अच्छा प्रोडक्ट है वहां का। तो जो लोग साउथ इंडिया ट्रैवल करेंगे, मान लो तमिलनाडु आप गए, तमिलनाडु में कोई एक दुकान है, तमिलनाडु में अगर आप गए और वहां पर आप
तमिलनाडु गए और पोथीज नहीं गए। पोथीज का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। पोथीज का नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना होगा। नहीं सर। वो साड़ी का, इंडिया लेवल पे साड़ी का सबसे बड़ा अगर कोई है तो पोथीज है, सिल्क साड़ीज का। तो आप वहां जाएंगे तो वहां पर अक्सर आपको क्या मिलेगा? स्किल्ड लेबर क्रिएट कर रहे हो आप। जो लोग सिल्क की साड़ी बनाने में इन्वॉल्व है, क्या उनकी संख्या वहां बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अगर वहां टूरिज्म बढ़ता है तो? बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। तो आप इस तरह से अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप टूरिज्म बढ़ाते हो किसी जगह पे। अच्छा, अगर वहां पर ऐसा है तो वहां का प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है क्या? जी सर, होटल इंडस्ट्रीज एंड होटल इंडस्ट्रीज है, और टूरिज्म के लिए आपको व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है ना? ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट आएगा या नहीं आएगा? जी सर। आएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे ये बताइए, अ, अक्सर आप लोगों ने मॉल्स में खरीदारी की होगी जब आप गए होंगे, या वहां के लोकल मार्केट्स में खरीदारी की होगी, या फिर आपने तरह तरह के सर्विसेज लिए होंगे। जैसे मान लो एयरपोर्ट पे आप लैंड किए, आपने वहां से टैक्सी सर्विस ली होगी ना? यस सर, और कहीं जाते तो तो वहां वहाँ पे पे प्राइवेट होटल। सेक्टर इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से आप जब कहीं के टूरिज्म को बढ़ावा देते हो तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा, और सर वहाँ पे नेशन के जाके कल्चर रहते हैं। को और रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर पाते हैं क्या हम? बोलिए। आपने वहां के कल्चर को प्रिजर्व किया। अभी एक बात बताइए, जगन्नाथपुरी का एग्जांपल हम लोग ले रहे थे, क्या वहां पे हमारा जो हिंदू कल्चर है या जो कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो लोग हैं, वो अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को वहां प्रिजर्व कर रहे हैं या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल कर रहे हैं प्रिजर्व। मथुरा वृंदावन गए हैं कभी आप लोग? जी। जी सर। अच्छा, कितने ऐसे लोगों को आपने देखा है जो वृंदावन से आने के बाद वेजिटेरियन हो गए हैं? देखा है क्या आप लोगों ने? कभी ये फील किया है? जी सर, बहुत जी ज्यादा। सर। हुआ है ऐसा? हुआ है ना? जी सर। हाँ, तो क्या ये हम अपने कल्चर की ओर रिटर्न नहीं जा रहे? कल्चरल और हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो मुझे एक बताइए, ये जो दूसरा डायमेंशन है इसमें हम लोगों ने कितने सारे पॉइंट्स पे बात की? पहला बताइए, सबसे पहला हमने क्या बताया इसमें? आप एक इकोनॉमी जो क्रिएट कर, इकोनॉमिक इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है। दूसरा, वहां पे लोकल इन्वेस्टर्स या कहे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है, कई तरह की इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती हैं, तो स्किल्ड लेबर क्रिएट होता है। अनस्किल्ड लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट होता है। चौथा, अगर आप इसी को एम्प्लॉयमेंट से देखो तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दिखता है। चौथा, आपने देखा कि हम वहाँ के अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इस डायमेंशन में 4 सबसेक्शंस पे बात की। पहला, इकोनॉमी क्रिएट करना। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। तीसरा, लेबर, स्किल्ड लेबर क्रिएट करना। और चौथा, कल्चरल एस्पेक्ट्स को रिजर्व करना। तो क्या ये अब दूसरे डायमेंशन को 5 मिनट में लिख सकते हो? लिख पाएंगे? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। यस सर। चलिए स्टार्ट करिए। अभी 8:56 हो रहा है, 9:01 में मैं रिस्पॉन्सेज लूंगा आपसे। पिछले बार से बेहतर लिखेंगे मुझे जो लग रहा है, और भाषागत बाधा का अनुभव मत करिएगा, जैसे मन आ रहा है लिखिए। चलिए स्टार्ट करिए।
चलिए टाइम अप हो गया आज का ये वाला क्वेश्चन। लिख पाए हैं आप लोग? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। चलिए, तो कितने बच्चों ने लिखा है थोड़ा सा मुझे बताएंगे? यस सर। लिखा है? निशा, शिप्रा, हाँ जी करण, सर। रूपी, आयुषी शर्मा ने लिखा है। सुरभि ने लिखा है क्या? सिंपी ने लिखा है? थोड़ा हैंड रेज करिए, थोड़ा मैं देख लूं। अमित पांडे, अखिल, अंजलि, अनु, दिव्या, लवलेश, सुप्रिया, आकाश ने लिखा है, और मनीषा ने लिखा है, दीपा मीना, और बाकी बच्चों ने, ज्योति वर्मा ने लिखा है। थोड़ा सा नाम बताते जाइए आप लोग, हैंड रेज करिए, मैं देख लूंगा सबका। ठीक है, अनु ने लिखा है, ठीक है, दिव्या ने भी लिखा है। ओके, अब मुझे ये बात बताइए, थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि अभी जब आप लिख रहे थे, कोई भी एग्जांपल, कोई भी आ जाओ बात करने के लिए। मनीषा आपसे बात करेंगे, मनीषा और आकाश दोनों लोग लाइन पे आ जाइए। तो सर आवाज थोड़ी सी खराब है, चले। कोई बात नहीं है। मनीषा मुझे ये बताइए, आज से पहले जब आप लिखते थे और अभी आपने जो 5 मिनट में लिखने का ये प्रयास किया, तो थोड़ा बदलाव आया सोच में, लिखने में, या फिर एक जैसा ही फील हुआ? नहीं सर, चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि आपने बहुत सारे डायमेंशन में सब डायमेंशंस की बात की, तो वो ज्यादा ब्रॉड लगा, और बहुत सारी चीजें लिख पाई, तो 5-6 लाइन सर लिखा है। बताइए, थोड़ा सुनो मैं। So tourism brings socio-economical diversity. When a place becomes a center of attraction, people visit there, which creates the involvement of public and private sectors. Very It good. also encourages skillful labor and manpower. The transportation also get boost up because of the visitors. All of this help to create a prosperous economic system, which not only provides employment but also develop the cultural heritage. वेरी गुड। देखो, मैंने अभी जितने एस्पेक्ट्स पे कवर किया था, मनीषा ने अभी तक जितने बच्चों ने सुनाया, मुझे मनीषा का रिस्पांस अभी तक का बेस्ट रिस्पांस लगा। आप लोग सहमत है इस बात से? यस सर। उन्होंने जितने सब डायमेंशंस थे, 2 बातें इन्होंने बहुत अच्छी की। इनसे 2 चीजें सीखी जा सकती थी कि इन्होंने सारे डायमेंशंस को हिट किया और 5 लाइन के भीतर हिट किया। ये देखा क्या आप लोगों ने? यस सर। तो ये सीखने लायक था इनसे। अच्छा, आकाश लाइन पे हो क्या? थोड़ा लाइन पे आ जाना। जी सर। आपको कैसा लगा अभी जो 5 मिनट के भीतर एक डायमेंशन को कवर करना था? सर मुझे सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए और उनमें कितना लिखना है ये भी समझ में आ गया। पहले सर मेरी थिंकिंग थोड़ी ज्यादा जा रही थी और वर्ड लिमिट भी बढ़ रहे थे, लेकिन अब कंप्रेस हो गया है और उन लाइनों में मतलब 5 या 10 लाइनों में मैंने काफी अच्छा लिख लिया है। थोड़ा बताएंगे? जी सर। So, with the increase in tourism in India, there prevails a greater impact on the social and economic aspects of that area. There could be a greater increase in public and private sector, hospitality sector, and other connectivity sectors also. Trading sector of that place in the face of handicraft and artisans, which gets a huge boom as it reflects the culture of the same place. Many of the unskilled persons grows their skill for purpose of business and growing livelihood. Employment is generated in various ways which helps the society of their preservance of their culture too. वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है कि मेरा ये सेशन आज फ्रूटफुल रहा, क्योंकि मैंने जो 2 रिस्पॉन्सेस रैंडमली सेलेक्ट किए, मनीषा और आकाश का, और जिस तरह से आज के सेशन का मोटो था कि ऐसे राइटिंग नहीं करना। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि आप एसएससी में जब ऐसे राइटिंग करते हो, तो ऐसे राइटिंग का डिमांड है 500 वर्ड्स में आपको लिखना है, और हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम पूरे ऐसे को 6 डायमेंशंस में ब्रेक करेंगे,
और 6 डायमेंशन में ब्रेक करने का मतलब है 300 वर्ड हम वहां खर्च करने वाले हैं, 300 से 350, मतलब 35 लाइन हम अपने ऐसे के बॉडी में रखेंगे। 7 से 8 लाइन का इंट्रो होगा, 10 लाइन के आसपास का आपका कंक्लूजन रहेगा, यानी कि करीब करीब 150 वर्ड्स के आसपास हम खर्च करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट में, और 350 के आसपास हम खर्च करेंगे बॉडी में। तो 350 का मतलब यह है कि आपको 35 लाइन अलाउड है। अगर 6 डायमेंशन पे आप 35 लाइंस को डिवाइड करते हो तो हर एक डायमेंशन 6 लाइन के आसपास का बनता है ऑन एन एवरेज। तो अगर एक एक डायमेंशन में 2 या 3 सबसेक्शन के ऊपर काम किया जाए तो हर एक सबसेक्शन के ऊपर 2 लाइंस डिवाइड होती हैं, यानी कि आपका जो पूरा का पूरा ऐसे है वो सिर्फ 2-2 लाइन का है। अगर एक सेक्शन पे आप 2 लाइन लिखना जानते हो तो उस तरह के 3 सबसेक्शन मिलाकर आपका एक डायमेंशन बनता है जिसपे 6 लाइन हो जाएगा, और इस तरह के 6 डायमेंशन का मतलब करीब करीब 36 के आसपास लाइन बन जाएंगे, और फिर आपका पूरा का पूरा ऐसे रेडी हो जाता है। तो मुद्दा यह है कि आप अपने ऐसे को सेक्शन, एक्चुअली डायमेंशन और फिर सब सेक्शंस में ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप ये काम कर पा रहे हो तो एक सबसेक्शन के ऊपर 2 लाइन लिखना मुझे नहीं लगता किसी के लिए टफ है क्या? नो सर। ऑनेस्टली बताइए, अभी भी आपको लग रहा है कि ऐसे राइटिंग टफ होने वाला है? रिक्वेस्ट है आपसे, बताइए। सर वो जो 6 डायमेंशन है उसके नाम एक बार नोट करा देते तो बहुत अच्छा रहता। मैं सारे एसेस कवर करूंगा। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि सपोज एक पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि हम आज टूरिज्म इन इंडिया पे बात करने वाले हैं, तो पहला डायमेंशन ये था कि टूरिज्म कहाँ पर डेवलप होता है और इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पहला डायमेंशन हुआ हमारा। दूसरा डायमेंशन था सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कि किसी जगह पर अगर टूरिज्म फ्लरिश होता है तो उसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा डायमेंशन पे हम बात करेंगे, कल बात करूंगा, आप लोग लिख कर लाइएगा। तीसरा डायमेंशन है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, हमारी पॉलिसीज, इंडिया की क्या पॉलिसीज, ठीक है। अभी इंडिया की जो पॉलिसी है उसको लिखने के लिए आपको एक पॉइंट मैं बता दूं, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी है, उसका एक ड्राफ्ट है, नोट कर लीजिए, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, ड्राफ्ट ऑफ नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। मैं कल बात करूंगा इसके ऊपर, मैं इसीलिए आपको दे दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अभी इसके भीतर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैं अगर चाहूं तो आपको बता सकता हूँ, ग्रीन टूरिज्म बोलकर एक पॉइंट है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब टूरिस्ट किसी जगह पर विजिट करते हैं तो वहां के कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ग्रोथ तो देखने को मिलता है, लेकिन वहां की जो ग्रीन इकोनॉमी है क्या वो बूस्ट होती है क्या? अभी पहले तो ग्रीन नहीं इकोनॉमी सर। को समझना पड़ेगा। ग्रीन इकोनॉमी क्या है? सस्टेनेबल इकोनॉमी है। तो टूरिज्म करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सस्टेनेबल टूरिज्म करना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर चर्चा होगी इसके बाद। अभी सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है? मान लीजिए आप किसी प्लेस पे विजिट करने गए और आपने वहां के रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल किया कि आगे आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, तो क्या ये वहां के टूरिज्म के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना, ऑब्वियसली। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर भी टूर पे निकलते हो तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या गाइडलाइंस होती है वहां पर। वैष्णो देवी गए हैं कभी आप लोग? Yes, sir. जो भी गए होंगे, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना पड़ता है ना, या फिर खुद से हमको सोचना चाहिए। हम जब खाने के पैकेट्स या ये वो रास्ते पर फेंकते रहते हैं पहाड़ों पर, क्या वो अच्छा है? नो सर। खाना वेस्ट करना वहां अच्छा है क्या? नहीं ना। नो सर। तो इस तरह से बहुत, अभी वहां पर घोड़ों को लेकर काफी समस्या रहती है, पता है आप लोगों को। बैटरी कार्स आ रही हैं, तो क्या उनका लाइवलीहुड खराब नहीं होगा? होगा ना। तो ये कुछ बातें हैं अभी ग्रीन टूरिज्म। इसलिए इसके बाद का जो मुद्दा है वो है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। नेक्स्ट डायमेंशन जो होगा इसको आप गूगल करके पढ़ना, मैं तो बात करूंगा ही। उसके भीतर ही आता है सबसेक्शन है ग्रीन टूरिज्म, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात करेंगे। इसके बाद और भी मुद्दे हैं, गवर्नमेंट के जो अप्रोच है, प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ है वो, इसमें एक टर्म और ऐड करेंगे, एक सर भारत इसके अलावा और भी श्रेष्ठ भारत। पॉलिसी जैसे स्वदेश देखो, स्वदेश दर्शन योजना, वो ऐसे सब इसमें है। स्वदेश दर्शन योजना, आपने देखा हर राज्य के अपने एक इस तरह के छोटे छोटे
मैं क्या बताऊं, एडवर्टीजमेंट आता है, टैगलाइंस ऐसे अक्सर होती आपने सुना होगा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये अमिताभ बच्चन का शायद टैगलाइन ऐसा कुछ था ना। जी सर। तो इस तरह से प्रमोट है करना। सर। अच्छा, एक भारत श्रेष्ठ इनक्रेडिबल भारत इंडिया। में लिखेंगे, इनक्रेडिबल इंडिया, वेरी गुड। एमएसएमई का क्या रोल है, एमएसएमई का क्या रोल है टूरिज्म में, इसको लिखेंगे। डिजिटलाइजेशन का क्या महत्व है, टूरिज्म में टेक्नोलॉजी को कैसे हम इंक्लूड कर सर सकते ई हैं। रुपीज कार्ड को मतलब सबके लिए एक्सेप्टेबल बना दिया बिल्कुल, गया अभी है। आप भ्रमण करने जाते हो, आप डिजिटल पेमेंट अब ज्यादा करते हैं ना, हम लोग कैश कैरी करना मुश्किल होता है, तो हम फोन पे, गूगल पे, इस तरह के डिजिटल ट्रांजेक्शन्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनको और स्ट्रेंथन करना, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इनको और सेफर बनाना, कैसा है ना। जी सर। ये तीसरा पॉइंट होने वाला है, तीसरा डायमेंशन होने वाला है हमारा, ठीक है। चौथे डायमेंशन पे हम बात करेंगे, हम आते हैं इसके ऊपर। तो हमारा जो चौथा डायमेंशन होगा वो होगा कि पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना। गवर्नमेंट को हमारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसके पोटेंशियल को और इनहेंस करने की जरूरत है। अगर मैं ठीक ठाक तरीके से बात करूं तो हमारी जीडीपी का करीब करीब 6% और एम्प्लॉयमेंट का करीब करीब 8 से 9% जो जनरेशन है वो टूरिज्म से आता है। तो इसके ऊपर उसके रेशियो में हम खर्च नहीं करते हैं। आप लोगों ने अभी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे या फिर जो लोग हैं वो ये बोल रहे थे, अयोध्या में राम मंदिर बनाकर क्या होगा, एक प्रश्न है सपोज, बहुत सारे लोगों को लग भी रहा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाकर क्या होगा। मुझे बताएंगे अयोध्या में राम मंदिर बनाकर क्या होगा। सर इकोनॉमी Yes, sir. बूस्ट First होगी, of all, ऑल द बिल्कुल, इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड इट। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बूस्ट होगी, वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। मैं किसी के ये सर जो वहाँ भी का लैंड एरिया है उसका वैल्यू भी रिलीजियस बढ़ गया। फेथ को मैं हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे जो एज ए एस्पिरेंट दिख रहा है वो ये है कि ये जो मुद्दा था ना, ये सरकार के लिए एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट था, जहां पर सरकार का ये निर्णय बहुत हद तक वहां की जनता के फेवर में, हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू के भी फेवर में है, मुस्लिम्स के भी फेवर में। क्योंकि अगर वहां पर राम मंदिर बनेगा तो फूलों की दुकानें मुस्लिमों की भी होगी, मिठाई की दुकानें मुस्लिम भी लगाएंगे, और वहां से इकोनॉमी उनका भी होगा, उनके लिए भी वो घर चलाने की व्यवस्था हो जाएगी, है या नहीं। तो हमें पोटेंशियल्स को पहचानने की जरूरत है। अभी आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी ने इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है, अप्रिशिएबल है। अभी ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम सुना है आप लोगों ने। जी जी सर। तो इस कॉरिडोर Yes, का क्या sir. सिग्निफिकेंस है, बनारस के इकोनॉमी को बूस्ट करना, जी सर। टूरिज्म को बूस्ट करना, क्या क्या नया तो ऐड किया वहाँ भी गया है बताइए तो। टूरिज्म अगर बढ़ेगा। नहीं, वो जो कॉरिडोर है क्या फीचर्स ऐड किए गए थोड़ा बताएंगे मुझे। सर अभी गए नहीं है वहाँ पे। कोई आसपास अगर हो, किसी के पास जानकारी हो तो। जैसे मैं सर वो जो नाव होता है ना, स्टीमर या लॉन्च का बिजनेस बहुत ज्यादा वहां पे अभी बढ़ा है। जैसे पर हेड 400 बढ़ा हो है, गया जो 50 रुपीज था। बिल्कुल। तो क्या इकोनॉमी बढ़ रही है, जी सर। और इसके अलावा होटल्स के रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। सर होटल वगैरह के बिजनेस भी ज्यादा हो गया और धर्मशाला वगैरह के भी बहुत ज्यादा बिल्कुल, रियल तो ये एस्टेट सारी में हो गए चीजें हैं। काफी बढ़ी है। बूस्ट आई है सर। अच्छा, मुझे एक बताइए, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस कुछ दिखा है क्या बनारस में आप लोगों ने। अच्छा, सर अब बनारस क्रूज पहला यात्रा भी वायरलेस शुरू सिटी हो गया बनाना, है। क्रूज यात्रा। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया है कि बनारस में कभी भी आपको ओपन वायर्स ऊपर नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक वायर्स सब अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं, जी सर। है ना। तो ये टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है ना, क्यों किया गया, क्योंकि ताकि वहाँ खूबसूरती बढ़ पाए, टूरिज्म बढ़े। तो ये पोटेंशियल्स को पहचानना और उसके ऊपर काम करना। अभी जैसे आप लोगों ने सागरमाला प्रोजेक्ट देखा होगा, या फिर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेजन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, वो पटना से लेकर कोलकाता तक कार्गो को ले जाने लाने के लिए हमारे जो
अथॉरिटीज हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ये लोग कैंपेन कर रहे थे, ये लोग कोलैबोरेट करने वाले हैं। क्यों? ताकि जो आपको मालूम ही है कि अगर आप लैंड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, उससे वाटर ट्रांसपोर्ट में बहुत कम फ्यूल खर्च होता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए बनारस को एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीजें लिखी जाएंगी। तो जहां पोटेंशियल है उसके ऊपर ध्यान देना और उसको ग्रो कराना। अभी सरकार कहाँ कहाँ पे और पोटेंशियल तलाश सकती है? आपको पता है कि हमारे देश में ट्राइबल्स का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ा कल्चर है, ट्राइबल कल्चर हमारे यहाँ पे। असम, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है वो मेनली ट्राइब बेस्ड है ना? तो अगर हम उनके ट्राइबल फीचर्स को टूरिज्म के तरफ अट्रैक्ट कर पाए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा ये बून बनेगा, है ना? तो इसको कंक्लूजन में लिखना है, इसी फीचर को आपको कंक्लूजन में कंक्लूड करना है वन बाय वन। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप जो चीजें ऐड कर सकते हैं उसको कंक्लूजन में लिखेंगे। जैसे ये बात अभी यहाँ नहीं लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट वाला, ये कहाँ लिखेंगे? सेम सीक्वेंस में हम कंक्लूजन में जब बात करेंगे तो लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसके बाद का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा कि जब पोटेंशियल जहां दिखे उसको इंप्रूव कराना है। अच्छा, इसके बाद टेक्नोलॉजी को टूरिज्म के साथ जोड़ना। नेक्स्ट डायमेंशन क्या है हमारा? कि टूरिज्म के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास पहले हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते थे, हम लोग करते थे ना, जो कि उतना बेटर नहीं था। अभी हम नाविक का इस्तेमाल करते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर हैं जो जीपीएस के लिए नाविक का इस्तेमाल करते हो? करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते, बहुत सारे कम बच्चे। ठीक है, तो इंडियन जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करना, और इसके अलावा और भी इसके अलावा भी है, जैसे आप लोग सर इसके अलावा टिकट्स बुक कर सकते हैं हम ऑनलाइन। टिकट बुक आजकल कर के सकते हो, और रजिस्ट्रेशन किसी भी मंदिर में जाने के लिए हम सारे बिल्कुल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने बिल्कुल लग गए ऑनलाइन कर हैं। सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक वगैरह जो होता है वो काफी जल्दी हो पा रहा है आपका, जी। टेक्नोलॉजी की एनहांसमेंट की वजह से। अच्छा, इसके अलावा जब आप जाते हो कई बड़े बड़े मंदिरों में, तो आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है ना, वहां पे रहने के लिए। या फिर अक्सर आप लोगों ने जहां पर ये देखा होगा, लिफ्ट की सुविधा है, या फिर क्या बोले उसको, ट्रॉली वगैरह की सुविधा है, देखा है या कभी? फिर किसी को व्हील चेयर की जरूरत व्हील होती चेयर है, की ऐसी जरूरत है, कोई उसकी प्री एमिनिटीज बुकिंग चाहिए होती है। सुविधा आप ले सकते हो, है ना? रेलवे में ये सुविधा आपको, कनेक्टिविटी को जोड़ना। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि टूरिज्म तब बढ़ेगा जब हम वहां पे लोगों को पहुंचा पाएंगे, तो वो कनेक्टिविटी के लिए भारतीय रेल काफी प्रयास कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ स्पेशल ट्रेन्स रिलीज की गई हैं, जैसे कटरा एक बहुत बड़ा शहर है ना, मालूम ही होगा आपको, वैष्णो देवी के लिए। तो दिल्ली से कटरा को जोड़ने की कोशिश की गई है। अभी तरह तरह की, अभी ये आपका जिसे हम, आप लोगों ने देखा ना, अभी जो अच्छी कंडीशंस के ट्रेन्स जो हैं उनको वहां पे कनेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हम लोगों ने देखे। तो बनारस के लिए या फिर कटरा के लिए या फिर साउथ इंडिया के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। तो इस तरह से आप टेक्नोलॉजी को टूरिज्म से जोड़कर दिखाओगे। ये 4 से 5 डायमेंशन पे बात करी, और फिर हर डायमेंशन में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसको कंक्लूजन में लिख दीजिए। और सेम जो आपने ये लिखा है, इसका एक ग्लिम्प्स, मतलब किसके बाद क्या लिखना है और कैसे लिखना है, इसको कंपाइल करके 6 से 7 लाइन में इंट्रो में डालिए। तो क्या ये आपका पूरा ऐसे तैयार नहीं हो जाएगा? यस सर। स्ट्रेस भी कम है और टेक्निकली आप इसको रेडी भी कर लोगे। तो कल आप मुझे टूरिज्म इन इंडिया लिख कर दिखाएंगे आप लोग, और कल भी मैं सेशन लूंगा। कल का टॉपिक मैं अभी बता दे रहा हूँ। कल हम लोग एआई पे थोड़ा बात करेंगे। एआई इस बार इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एआई को मैं रिपीट मोड पे एक बार लूंगा। एआई ऑलरेडी एक बार डिस्कस हो चुका है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस और उसके एस्पेक्ट्स के ऊपर कल बात करेंगे। आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, कल हिंदी और इंग्लिश दोनों में टूरिज्म इन इंडिया लिख कर लाएंगे आप लोग, ठीक है? ओके सर। ओके फाइन, ठीक है। तो फिर सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है? कैसा लगा आप लोग का आज का सेशन? बहुत अच्छा सर। बढ़िया था सर। सर मजा आया? प्रोडक्टिव था बहुत। ठीक है, तो ये देखिए, कोशिश करिए लिखने का, ठीक है? तो कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास, ठीक है? थैंक यू।
seriously, it's an alien, not the chap we knew. There's such a lot here, too. Oops, oh my God. Cheer, it's me. Nice to meet you. And before I continue, please like and subscribe. Anyways, I was craving recognition, and everything's finally changed when we got a substitute English teacher. His name was Arthur William, and he was really good. In the very first class, he asked us to write a short story about any character in the class. I actually corrected him out of the adventure and received an A+. After class, he asked me to see.